अभियान के प्रायोजक है एरोफॉल्वन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में भी बाढ़ की स्थिति पर चर्चा चल रही है। मानसून के शुरुआत में ही बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। बाढ़ से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में 5, जबकि पश्चिम चंपारण के रामनगर में 3 लोग जान गंवा चुके हैं। बगहा की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं है। इस विकराल स्थिति को देखने के बाद सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बाढ़ नियंत्रण कोषांग कर क्या रहा है। पथ निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने मिलकर यह कोषांग बनाया था। इसके लिए विशेष फंड का भी इंतजाम हुआ था। कहां गया यह कोषांग? सावन आने से ठीक पहले ही 8 लोग मारे जा चुके हैं और अभी तक इंतजाम के नाम पर केवल धोखा है। क्या सरकार को बाढ़ प्रभावित लोगों का कष्ट दिखाई नहीं पड़ता? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryan.tv.co.in। तो सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाते हैं पूर्णिया की, फिर उस पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां गए वो कोषांग के पैसे। पूर्णिया के आमूर और वैसा प्रखंड में बाढ़ का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। जिले के 44 पंचायतों के 198 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से 36,000 लोग बेघर हो चुके हैं। लोग घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को पलायन कर रहे हैं। इलाके में एनडीआरएफ की टीम तो पहुंच गई है। लोगों को बचाने का काम भी किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 20 राहत शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें 4,500 लोगों ने शरण ले रखा है। हालांकि सरकारी मदद को स्थानीय लोग नाकाफी बता रहे हैं और जल्द से जल्द मदद दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको पूर्णिया की दिखा रहे हैं, जहां पर 198 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जी हां, पूर्णिया में 198 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई लोग घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि अभी मानसून की शुरुआत हुई है और शुरुआत में बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और 8 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 8 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई थी। इससे पहले भी हमने कई बार आपको दिखाया था, तस्वीरों को दिखाया था। उनके मीटिंग के बाद जो कागज पर तैयार हुई थी योजना, वो दिखाया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कई तरीके के कोषांग गठित किए गए हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो कोषांग कहां गया, यह सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। तो ये तस्वीर फिलहाल आपको पूर्णिया की दिखा रहे हैं। ना चावल है, ना पानी है, ना चूल्हा है, ना घर है, रहने का कुछ नहीं है। पानी में खड़ा रहते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ नाव चाहिए। सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। अभी इतना दूर से आते हैं जाते हैं तो एक तो नाव भी नहीं दिया है। 3 रोज से बच्चा सब भूख से मरता है, 1 गिलास पानी से भी तड़पता है। आए हैं जैसा तो वैसे ही गिरा हुआ है, चट्टी भी नहीं है कि बच्चा सबको सुलाएंगे। पूर्णिया जिला के जो 3 अंचल हैं, पैसा, अमौर और बायसी, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं। इसमें मुख्य नदियाँ जो है, जो हमारी जो मुख्य नदी है उससे गुजरती हुई, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। उसके कारण जो है हमारा करीब 44 पंचायत अफेक्टेड है। लोग जहाँ फंसे हुए थे तो उनको निकालने के लिए मुजफ्फरपुर से एनडीआरएफ की टीम आई थी, उनको निकाला गया है। लोकल रिसोर्सेज, लोकल बोर्ड की व्यवस्था की गई है।
तो पूर्णिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई। 198 गांव में पानी घुस चुका है, 198 गांव प्रभावित है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। बस आपको फोन उठाना, नंबर घुमाना, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ कमलेश शर्मा जी, जो भाकपा से, बहुत बहुत स्वागत कमलेश जी आपका। आप हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जी, जो बाढ़ मामले के जानकार भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी मुकेश जी। और आप आजमी बारी साहब, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत आजमी बारी जी आपका भी। बारी साहब, सबसे पहले सवाल हम आपसे ही करना चाहेंगे, तस्वीर हम देख रहे हैं, इससे पहले जब आप आए थे हम बाढ़ पर चर्चा कर रहे थे, कटाव पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए। तो उस वक्त भी हालांकि पोल तो जरूर खुली थी जब 15 जून की तारीख दी गई थी और कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आश्वासन मिल रहे थे, ये बताया गया था, बड़ी फहरिस्त तैयार की गई थी जिसमें 28 जिलों को चिन्हित किया गया था, कई कोषांग बनाए गए थे और कहा गया था कि ऐसे मदद पहुंचाई जाएगी। आपदा विभाग तैयार है और 132 इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है, वो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन बारिश होती है, मानसून की शुरुआत होती है बारी साहब, और आप तस्वीरें देख रहे हैं, कई जिलों में बाढ़ ने अपनी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 8 लोगों की अभी तक जान चली गई है, लेकिन वो सारी सरकारी मदद, वो सारी सरकारी घोषणाएं जो कागज में हम चर्चा कर रहे थे, अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वो सिर्फ कागज तक रह गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। जो जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी, वो योजनाएं सिर्फ कागज़ पर थी और कागज़ पर योजनाएं रहने की वजह से आज ये स्थिति की इतना भयावह हो चुकी है। सरकार ने अगर कागज़ पर योजनाएं बनाने के बाद धरातल पर कुछ उतारा होता तो आज ये दृश्य देखने को नहीं मिलता जो दृश्य देखने को हमको मिल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ से उन अफसरों की जिम्मेदारी है जो अफसर इस बात का फीडबैक सरकार को दे रहे थे कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं किसी भी आपदा से, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, जबकि उतनी भयावह स्थिति बारिश नहीं हुई है। मामूली सी बारिश में ये स्थिति हो गई है कि अभी पूरा सावन, पूरा सीजन बरसात का बाकी है और कोई भयावह स्थिति नहीं हुई है। और बारिश भी ऐसी नहीं हो गई है कि जो बारिश लगता है कि एकदम कोई प्रकृति का कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसके लिए लगता है कि अब उसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। एक छोटी सी मामूली सी वर्षा से आज स्थिति ये हो गई, तो इससे एकदम पोल खुलती है, सरकार की भी पोल खुलती है और साथ के उन अफसरों पर दायित्व का निर्वाह नहीं करने का भी आरोप लगना चाहिए कि भाई आखिर उन लोगों ने किस तरह फीडबैक दिया था कि कोई भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। आज जो स्थिति हो गई उससे लगता है कि कोई भी मामूली स्थिति से भी निपटने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे और बाकी बड़ी स्थिति से निपटने के लिए क्या करते तो वो तो समय बताएगा। बिल्कुल, ये वक्त बताएगा। मुकेश जी, आप भी उस चर्चा में थे, हम इससे पहले हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, तस्वीरों को देख रहे थे, लेकिन फिर वही कहानी जो 66 सालों से हम देखते चले आ रहे हैं, इस साल भी वही हुआ, कहीं कुछ सुधार नहीं। 8 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और अगर एनडीआरएफ की टीम की अगर बात करें तो दौड़ रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में नाराजगी और कह रहे हैं कि यह नाकाफी है। पहले मैं सुधार करता हूं कि मैं बिहार के मामलों के बारे में लिखता पढ़ता हूं और चूंकि बाढ़ उसका एक हिस्सा है तो इसलिए बाढ़ के बारे में हमारी संजीदगी है, हमारी चिंता है और हम लोग उस पर विश्लेषण भी करते हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग बाढ़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब जो है हम लोगों ने पहले भी दिया था कि देखिए बाढ़ जो है वो हर एक साल आता है और बिहार में बाढ़ जो है इसकी भयावहता बहुत बड़ी है और आपने राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खुद 38 जिलों में से 28 जिले, लगभग 70% अपना क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित घोषित कर रखा है। तो जब इतनी बड़ी भयावहता आपको हर एक साल झेलनी है और तो इसकी तैयारी भी बहुत व्यापक होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी और गहन होनी चाहिए। और इसमें दोनों स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे और केंद्र सरकार के स्तर पे बिल्कुल एक समन्वय स्थापित करके होना चाहिए था, क्योंकि जो प्रभावित जनता है और सामग्री है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर उससे प्रभावित होता है, उसकी जो मात्रा है वो इतनी बड़ी है, वो करोड़ों के स्तर पे जाती है। तो ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, कोई राज्य नहीं है और हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो यहां इतनी बड़ी संख्या में उसकी जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या जो है प्रभावित होती है और उसके बारे में न राज्य सरकार चिंतित हो न केंद्र सरकार चिंतित हो। जहां तक आपको पहले से व्यवस्था करके रखनी चाहिए। आपका जो बाढ़ का नियंत्रण होता है उसके लिए 3 महत्वपूर्ण स्तर पे आपको काम करने की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो आपका परमानेंट सोल्यूशन आपने क्या निकाला है, जो 5 सालों के लिए आप तैयार करते हैं, 10 सालों के लिए आप तैयार करते हैं, उस पर क्या क्या कार्रवाई की। जैसे बड़े तटबंध का निर्माण करना, बाढ़ नियंत्रण के लिए जो है बिहार के संदर्भ में नेपाल के साथ में कोई बड़ी व्यवस्था करना, वहां बैराज बनाना, ये सारी चीजें हैं। दूसरे की मध्य स्तर पे
आप क्या करते हैं, तटबंधों को मजबूत करना, जिसमें कि 2-4 साल लगते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। और तीसरी की जो है तत्कालिक व्यवस्था करना, जैसे बाढ़ आई तो आपने मिट्टी डाल दिया या बाकी उसको डाल के उसको रोकने की कोशिश की। तो जो बिहार के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि ये प्रथम दो स्तर जो हैं कि इनके पास कोई बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट नहीं है और उस ब्लूप्रिंट पे केंद्र सरकार के साथ में कोई ठोस निर्णय हमें दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे इस सरकार के या पूर्ववर्ती सरकार, दोनों इस संदर्भ में। और केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को देखने में आ रही है कि केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। राज्य बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में बाढ़ रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उसके द्वारा कोई ठोस प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। इसका जवाब तो हम बारी साहब से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्णिया से राजेश हैं। स्वागत है राजेश जी आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आर्यन चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, जैसे जी शुक्रिया, पर बात करना चाह रहे हैं। शुक्रिया राजेश जी। और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके पूर्णिया का क्या हाल है? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 198 गांव को कहा जा रहा है कि 198 गांव प्रभावित हो गए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? आप ही बताइए पहले। ये पूर्णिया की स्थिति को ये बताते सर हम जी। ये पूर्णिया में बहुत भयावह बाढ़ आया है, बायसी अनुमंडल में जी, और सैकड़ों में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जी जी जी। और प्रशासन की कार्रवाई जो सर ये सिर्फ बंद कमरे में ऑफिस में होता है जी, जबकि खुद ये जिला पदाधिकारी कल बैठक किए रात में, अभी बंद कमरे में जी। नहीं राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने भी दिखाया था, आपने भी ये चीज देखी होगी कि सरकार ने कई तरीके की घोषणाएं की थी, कागज पर कई चीजें बताई गई थी, कहा गया था कोषांग का गठन हुआ है, आपदा विभाग तैयार है इसके लिए, और बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, मदद मिलेगी अगर कुछ इस तरीके की चीज होती है तो। क्या कोई सरकारी मदद आपको दिखाई दी है अभी तक पूर्णिया में राजेश जी? कहीं पर कुछ नहीं सर, कहीं पर कुछ नहीं है, लोग खाने के तरस रहे हैं जी। ये सिर्फ अभी टीम सिर्फ आएगी बनाएगी, ये कागज पर घोषणा हो रही है, कहीं भी कुछ धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी और अपनी बात रखने के लिए। तो ये एक दर्शक थे, उसी पूर्णिया से थे जिसकी हम तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कहीं कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कागज पर। कमलेश जी, तो ये तो कागज की बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ अभी मॉनसून की पहली बारिश हुई और पहली बारिश ने 8 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 8 लोगों की मौत हो चुकी है इस बाढ़ से तबाही में, अलग अलग जगहों पर। अगर बात की जाए अररिया की, किशनगंज की, हर तरफ मिलाकर 8 लोग जान दे चुके हैं। क्या यह अलार्मिंग नहीं है सरकार के लिए, या अभी भी सरकार कुछ सोच रही है? और इसी कागज पर जो उसने बनाई थी, जो प्रिंट तैयार की थी, हालांकि जिस तरीके से मुकेश जी ने कहा कि कोई ब्लू प्रिंट तैयार नहीं थी, मैं तो कहूंगा कि वो पूरी प्रिंट तैयार थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्रिंट सिर्फ और सिर्फ शोभा बढ़ाती रह गई। देखिए, मेरा तो मानना है कि बिहार सरकार के पास काम करने की कोई दूरदृष्टि नहीं है। बस ये लोग तात्कालिक तौर पर काम करते हैं, तात्कालिक तौर पर सोचते हैं, और कुल मिलाकर के बिहार के जनता की समस्या का समाधान करने के बजाय अपना वोट बैंक पर उनकी पूरी नजर रहती है। बिहार के विकास, बिहार के जनता की जान कैसे बचे, उनकी इज्जत कैसे बचे, इसके सवाल पर ये चिंतित नहीं रहते हैं। बिहार का एक बड़ा इलाका जो बाढ़ प्रभावित रहता है, जिस भी देश में, विकसित देश में जहाँ यह समस्या है बाढ़ की, सुखाड़ के, या जो भी उनके यहाँ प्राकृतिक आपदा आते हैं, वहाँ उनका बाजाप्ता मंत्रालय काम करता है, सालों भर ऑपरेट करता है। हमारे यहाँ तो इस सवाल पर काम करने के लिए कोई स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है जो पूरी तरह से काम करे, इस समस्या के निपटाने के लिए काम करे। तो कुल मिलाकर के बाढ़ का मामला होता है कि जनता डूबे और पदाधिकारी उसमें माल कमाए। तो जनता डूबती है और वहाँ के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में डूबते हैं, तो रिजल्ट यह निकलता है कि आम आदमी परेशान। अभी कोसी का जो महाप्रलय कुछ वर्ष पहले आया था, उस इलाके में गया था इस बाढ़ के पहले जी। वहाँ पर लोगों ने बताया कि घोषणाएं हुई, वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, सारी बातें हुई। वो लोग कहना था कि हम लोगों ने अखबार में देखा, टीवी रेडियो के माध्यम से सुना देखा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जमीन पर आज भी कुछ नहीं। वहाँ के लोग जो कोसी के इलाके से उस दौर में जो उजड़ गए, वहां से उजड़ने के बाद आज तक वहां पर नहीं बसे हैं। इसलिए मेरा तो मत यह है कि यह प्राकृतिक आपदा कम और सरकारी आपदा ज्यादा है। चलिए कमलेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ नवादा से सुधीर जुड़ गए हैं। स्वागत है सुधीर जी आरएन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका चैनल को भी स्वागत हम करते हैं कि जी शुक्रिया सुधीर जी, बोलिए। ये दुखदाई जो है दृश्य को जो है सामने लाते हैं जी, और हम लोग का जो है सो आज देखने के बाद ही रोंगटा खड़ा हो जाता है जी। कहने का मतलब है कि इस शासन सरकार में ये मौत का घड़ी है जी। और सबसे बड़ी बात है कि आप सोचिए, ये बता रहे थे, बहुत अच्छा से विश्लेषण भी कर रहे थे कि किस तरह से जो है कमाई का रास्ता हो जाता है यह अधिकारी। आप बताइए कि आज जो है सुशासन बाबू के
समाज में बात करने वाला, विकास के बात करने वाले, राम राज का बात करने वाले, आज जनता, आज बच्ची छोटी छोटी पूरे खेत खलिहान सब डूब रहा है। अब आज जो है IAS अधिकारी का घर में अगर जरा देखेंगे तो उनके घर में होली दिवाली हो रही है। अब होली दिवाली के नाम पर जितना भी केंद्र से योजना आवेगी, जितना भी समाज सेवी जो है जिस माध्यम से वहाँ पैसा भेजेंगे, सारा जो है IAS से लेकर के जो है BDO से लेकर के सब अपना। और दूसरी बात है, नीतीश बाबू को तो सता रहे हैं नरेंद्र मोदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बारी साहब, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। हालांकि मुकेश जी ने भी ये बात कही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें ढिलाई रहती है या उस तरीके से केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। ये तो सवाल रहेगा ही जो मुकेश जी ने उठाया था, जिसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन उसके अलावा क्या ये अलार्मिक नहीं है कि मानसून की भी पहली बारिश ने 8 लोगों की जान ले ली और उसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं? अगर ये अलार्मिक है, अगर सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए तो आप समर्थन भी दे रहे हैं, क्या आपका फर्ज अब नहीं बनता है, कांग्रेस का ये फर्ज नहीं बनता है कि कम से कम जिस पार्टी को समर्थन दिया जा रहा है, जिस सरकार को समर्थन दिया जा रहा है, उससे सवाल भी पूछा जाए? देखिए, इसमें राजनीति करने की बात नहीं, समर्थन नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं। समर्थन देना नहीं देना, उससे नहीं भी दिए होते तो भी यही कहे होते कि ये स्थिति भयावह है, दर्दनाक स्थिति है। और जो लोग इसके लिए कह रहे थे कि हम पूरा इंतजाम कर लिया है, हम किसी भी घटना से, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरे तैयार हैं, उन लोग इसके लिए जिम्मेदार करार दिया जाए और उन पर कार्रवाई हो। अब रहा सवाल कि हर बात के लिए इस बात कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का दायित्व होता है कि बाढ़ से रोकना। बाढ़ तो बिहार की किस्मत बन चुका है। बिहार में तो तय हो चुका है कि जब बरसात होगी, आने से पहले कुछ लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक संतुलन वो खो देते हैं कि आने वाला दिन कैसा भयावह होगा। और सरकार ये ऐलान करती है कि आने वाले दिनों को हम बहुत अच्छी तरह से निपटा लेंगे, हम बहुत अच्छी तरह तैयारी कर चुके हैं। तो क्या बारी साहब यानी बिहार के लोग इंसेफ्लाइटिस से वैसे ही डर जाए कि भाई ये आएगा तुम्हारी जान लेगा, बाढ़ हर साल आएगी हमारी जान लेगी, उसी से डर जाए, सुखाड़ से डर जाए कि सुखाड़ आएगा तो फाके पड़ने लगेंगे हमारी जान जाएगी? यानी बिहार की नीति ये बन गई है, कोई सरकार इसमें कुछ अलग से नहीं कर सकती है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं इन्फ्लेटिस तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन बाढ़ सुखाड़ तो जब से हम होश संभाला तब से बिहार में बाढ़ और सुखाड़ देख रहे हैं। एक तरफ बिहार का नॉर्थ बिहार अगर बाढ़ से डूबता है तो साउथ बिहार ज्ञानवादा सुखाड़ की स्थिति रहती है। इसलिए इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे इसके लिए नदियों को जोड़ करके कोई योजना बनाई जाती, या बराज बना करके बनाया जाता, या पानी को रोकने का कोई इंतजाम किया जाता, या जो नेपाल से पानी आता है और वो पानी लेकर के सिल्क लेके आ जाता है और नदियों का जो गहराई है उसको ऊंचा कर दिया, जिसकी वजह पानी जो आता है वो बह जाता है। या जो पटवन के लिए जो पानी होती है, उसको जरूरत जिस वक्त होती है उस वक्त वो पानी नहीं मिलता है, और आज पानी है कि किसानों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब स्थिति, ये सब ऐसा मुद्दा है, ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। और परमानेंट सॉल्यूशन चूंकि नहीं हो रहा है, इसलिए ये परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि परमानेंट सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हर साल बरसात आने से पहले ये कहा जाता है सरकार के द्वारा कि मैं एकदम तैयार हूं, सरकार के तरफ से हर तरह की किसी तरह भी प्राकृतिक विपदा आएगी तो उसे निपटने के लिए तैयार है। जबकि प्राकृतिक विपदा बहुत बड़ा विपदा नहीं है। ये मामूली बारिश का ये नतीजा है कि आज 8 लोग मर गए और सब लोगों को स्थिति ये हो रही है कि उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया, सब लोग किनारे पर आ चुके हैं, घर में पानी घुस चुका है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये मामूली बारिश से अगर नतीजा, कहीं भयावह स्थिति हो गई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, कहीं कोसी वाला कोई त्रासदी फिर आ गया, तब तो स्थिति क्या होगी इसकी परिकल्पना करके भी हम लोग। वही बारिश साहब, ये मामूली बारिश और 8 लोगों की जान ले चुकी है। मुकेश जी, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि एक अलार्मिक तो है, लेकिन अलार्मिक है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट अगर कुछ है तो ये है कि हर साल लोगों की जान जानी है और हम सिर्फ कागज पर घोषणाएं करेंगे और फिर वही स्थिति अगले साल पर टाल देंगे। नहीं, इसका सॉल्यूशन है और इसके भयावहता को कम करने के बहुत सारे उपाय भी हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। जैसे ये इसी बाढ़ को आप ले लीजिए, इस बाढ़ में जब जो पानी आपके 2 स्तर पे आया, नेपाल का जो कैचमेंट एरिया था वहां जो अतिवृष्टि हुई है और उसका पानी वहां के बराज और बाकी स्थानों में आया, वो पानी छोड़ा गया और उस पानी को छोड़ने के बाद जो बागमती है या दूसरी नदियां हैं उसमें गंडक है, जैसे आप देखेंगे बगहा और पश्चिमी चंपारण में भी बाढ़ का प्रकोप अभी आया है, जिसके बारे में आपने अभी नहीं दिखाया, लेकिन वहां भी मौतें हुई, वहां भी अभी मौतें हुई हैं। तो जो इसके ये जो बराज से पानी छूट रहा है या बराज में जो पानी है उसका नियमित
उसका नियमित उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग 3 लेवल पे होनी चाहिए कि पानी जो है 15 दिन पे ये आप मई से उसका आंकलन करना शुरू कर दें और हर एक 15 दिन 7 दिन पे पानी को छोड़ने की मात्रा। और ये चूंकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, कंट्री है नेपाल, तो उसके साथ में केंद्र को मतलब हिंदुस्तान को, भारत को उसके साथ में समन्वय बनाना पड़ेगा और राज्य सरकार भी उसके साथ समन्वय स्थापित कर सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई इसकी त्रासदी को बहुत ही कम स्तर पे कम किया जा सकता है, लेकिन आपके पास एक विल पावर होना चाहिए, आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होना चाहिए और आपको उसकी मॉनिटरिंग को करना चाहिए। दूसरी चीज जो इस बात में आ रही है कि जो वहां के इलाका जो प्रभावित क्षेत्र है और लोगों की बात है, इसकी गंभीरता को कोई नहीं समझ रहा है सैयद साहब, और इसको आप केवल दर्शा रहे हैं और जो भी अधिकारी हैं या मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे सांसद लोग हैं या बाकी लोग हैं, उनको भी पहले से इस बात को सोचना चाहिए। तो बार बार इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि आपकी भी जवाबदेही होती है। जैसे आप दिखा रहे हैं पूर्णिया में और जो हमारे जिलाधिकारी वहां बता रहे हैं कि 198 गांव प्रभावित है, 198 गांव जो बाढ़ की त्रासदी में है और महिलाएं अपने बच्चों के साथ में केले का थंब बना के और उसको बांध के और उस पर एक स्थान, आप चित्रण दिखा रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही। तो आप इसकी गंभीरता और त्रासदी को सोचिए कि इससे कितने पुल टूटे होंगे, इससे कितने सड़कें बहे होंगी, इससे कितने सामान्य नागरिकों के घर बार जो है और सामान, इसका पूरा आंकलन, इसका जो अर्थशास्त्र है, बाढ़ का जो अर्थशास्त्र है, इसका मूल्यांकन सरकार नहीं कर सकती है। इसका मूल्यांकन एक अलग संस्थाएं कर सकती हैं या इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और वो हजारों करोड़ में है। बिल्कुल, वो हजारों करोड़ में। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन सारी चीजों के लिए अलग से सब कुछ एक कोषांग गठित हुआ था, कई तरीके के योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सिफर, नतीजा सिफर रहा। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं, शिवनाथ हैं। स्वागत है शिवनाथ जी आरएन अभियान में। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? श्रीमान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभारी हूं कि आप बिहार प्रदेश के लोगों को, शुक्रिया शिवनाथ जी, बोलिए। यहाँ की अर्थव्यवस्था पे जो यहाँ की राजनेता जो हैं, जो जीवन में कभी भी सुधरने का नाम नहीं ले सकते हैं, हर साल इस तरह की विपत्ति आती है और हर साल ये लोग करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला सिर्फ करने के लिए, इस प्रदेश को बर्बाद करने के लिए इन लोगों का कभी भी ये मंशा नहीं होता है कि इसका परमानेंट कोई उपाय किया जाए। या इन लोगों की दुधारू गाय के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और ये हर साल इनकी आमदनी की ये जरिया होती है, जिसके कारण ये जो भी लोग हैं जो आकर के बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, जनता के साथ इनकी जिंदगी के साथ ये सौदा करके सिर्फ अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। प्रदेश के ऊपर में कभी भी इन लोगों का कोई कार्यक्रम जो भी होता है वो सिर्फ लूटने का होता है और किसी काम का नहीं होता। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने शिवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक इस वक्त पटना से हमारे साथ बैद्यनाथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है बैद्यनाथ जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? बैद्यनाथ जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कमलेश जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, जो बातें चल रही हैं, बिल्कुल मुकेश जी ने जो बातें बताई उस बात को हम मानेंगे और बारी साहब का भी कहना जायज है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद में कोई कमी नहीं है, पैसे लगातार दिए जाते हैं, लेकिन यही पैसे शायद एक जरिया बन गया है लूट खसोट का, जो इन मौकों की तलाश में रहती है शायद आज की सरकार। सरकार मौके की तलाश में रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सरकार के पास कोई लंबा प्लानिंग नहीं है। उत्तर बिहार की जितनी नदियां हैं उन तमाम नदियों का उद्गम का स्रोत हिमालय है और वह कुल मिलाकर के नेपाल का पार्ट बनता है। अगर आप बिहार में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं तो नेपाल के साथ आपको स्थायी संधि में जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा और लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। लेकिन नेपाल के साथ मिलकर के काम करने के बजाय इस सवाल पर नेपाल के प्रति हमारे देश के हुक्मरानों का जो एटीट्यूड रहा है वह बिग ब्रदर एटीट्यूड रहा है और बिग ब्रदर एटीट्यूड रहने के कारण आप समस्याओं का निदान नहीं कर पाते हैं। चाहे वह बैराज बनाने का प्रश्न हो या भारी पैमाने पर वहाँ जो कटाव होता है उस कटाव को रोकने के लिए उसके ढलान पर, पहाड़ों के ढलान पर वो जंगल लगाने का प्रश्न हो, यह सारे सवाल हैं। यहाँ के हुक्मरान यह समझते हैं कि बाढ़ आ गया हमारे कमाई का स्रोत की शुरुआत हो गई और जिन इंजीनियरों को वहाँ पर तबादला किया जाता है, भेजा जाता है, पदस्थापित किया जाता है, उनके घर में बड़े पैमाने पर माल आने की शुरुआत हो जाती है और उस इलाके के जो नेतागण होते हैं, जो विधायक हैं, एमपी हैं या मंत्री हैं, वो पटना में बैठ करके उनका शेयर पहुंच जाता है। तो जनता के डूबने का सवाल उनके दिमाग में कभी रहता ही नहीं। और जहां तक बात रही केंद्र सरकार के और केंद्र सरकार और यहाँ बिहार सरकार के बारे में,
तो केंद्र सरकार तो कोई शिव के त्रिशूल पर है नहीं। तो शिव के त्रिशूल के बारे में, काशी के बारे में कहा जाता है कि शिव के त्रिशूल पर है और वो धरती पर है नहीं, वहां पर मरने वाले सीधे स्वर्ग जाते हैं। तो केंद्र के जो कांग्रेस की सरकार है वो तो शिव के त्रिशूल पर है नहीं। और कांग्रेस और नीतीश कुमार के बारे में क्या बात किया जाए, लूट का तो सबसे बड़ा प्रतिमान स्थापित करने वाली कांग्रेस है, जो लाखों करोड़ पी जाती है और पता भी नहीं चलता है। और अब नीतीश कुमार के साथ उनके जो अवसरवादी इस तरह से रिश्ते हुए हैं, राजनीति की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम जो जिस चीज के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सैयद साहब कि बाढ़ एक सरकार का प्रश्न नहीं, एक राजनीतिक प्रश्न है। और राजनीतिक प्रश्न में सारे लोग लूट कर, जिम्मेदार कितने हैं, कांग्रेस कितने जिम्मेदार है। और चलिए बारी साहब हम आपके पास भी आएंगे और एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि इसको राजनीतिक मंच ना बनाए। हम यहां पर जिस मकसद से बैठे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, हम उसी पर चर्चा करेंगे। एक और तस्वीर आपको किशनगंज की दिखाते हैं। किशनगंज के बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है और आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और बहादुरगंज और किशनगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बाढ़ की वजह से स्थानीय लोग सड़क किनारे शरण लिए हुए हैं। बाढ़ अपने साथ खाने पीने का सामान भी बहा ले गई है। लोग कई दिनों से भूखे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। इसी वजह से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम किशनगंज की, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोगों का गुस्सा भड़क गया सिर्फ इस वजह से कि सरकारी मदद नहीं मिली है। पंचायत के हमारे बाढ़ आ चुकी है, बेतहाशा घर लोगों के घरों में घुस गए हैं और हम लोग यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। आप बताइए हम कैसे जिएंगे? कल दिन से आप लोग परेशानी लगभग 4 दिनों से है और आज जो है 5वां दिन है। अब तक जो है ना मजबूर होगा हम लोग, ना एक दाना है ना कुछ है, ना कोई मदद को आ गया है। न कपड़ा है, न रोटी है, न दाल है, न चावल है। रमजान का ये सेशन है, कुछ यहाँ तक अब तक नहीं पहुँचा है। लेकिन मजबूरन 4 दिन के बाद यहाँ सब रोड में सो रहा है। गरीब कितना, बेघर कितना, सब बेघर हो चुका है। बच्ची क्या, छोटे छोटे बच्चे बेघर है, महंगा प्यास है, लेकिन न रोटी पहुँचा, मजबूरन कदम उठाने पड़ा। बचाव कार्य चालू कोई 4 गाँव न घर में सोने का जगह। रमजान का दिन है, कोई 3-4 गाँव भूखे पेट सब रोड पे आ चुके हैं। बाद बाकी आज तक ना कोई MLA ना MP ना कोई जिला MP कोई भी नहीं पहुंचा है यहाँ पे। हमारे वोट बैंक के टाइम में सबको आते हैं रोड पे, सड़क पे जी हजूरी करते। हम परेशान है, आज हम पानी से डूब रहे हैं, तब हमारे खबर लेने वाला कोई नहीं है। आज तक कल से हम भूखे हैं, तब जाके अंत में हम रोड पे। तो देख लिया आपने ये तस्वीरें, किस तरीके से लोगों में गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर है कि कोई सरकारी मदद नहीं, वो भी तब जब कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ इस बीच नवादा से अरुण जुड़ गए हैं। स्वागत है अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है। हाँ जी जी बोलिए। बाढ़ग्रस्त का मामला की जहाँ तक बात है जी, तो आज देखिए समाज में जो है, आप देखेंगे पुरानी कहावत है एक जी, कि जब कोई खानदान में हराशंख पैदा हो जाता है जी, तो तरह तरह का प्राकृतिक आपदा पैदा होता है जी। आज बिहार का मुखिया का इतना मतलब कि क्रूर विचारधारा हो गया जी। इसको मकसद नहीं है कि बाढ़ग्रस्त एरिया में किस तरह से बचाव हो, मानव के साथ में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मानव ने चुना है, मानव आज बिहार में रहेगी, तभी जो है हमारा सत्ता होगी। तो राज्य के जब मुखिया हराशंख पैदा हो जाए तो चलिए, तो राज के मुखिया पर सीधे आपका सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो दर्शक और दर्शकों की राय की अगर बात की जाए, निश्चित तौर पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है सरकार के खिलाफ, और ये जायज भी, क्योंकि जो हमने देखा अभी तस्वीर किशनगंज में, वहां पर भी कुछ यही हाल, बाढ़ तबाही मचा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको सीमांचल का भी हाल दिखाएंगे, जहां पर बाढ़ से किस तरीके से लोग करहा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।